वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी आज हम क्या पढ़ेंगे। हमारे जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंस शीट, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। उसमें हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी भी, और बैलेंस शीट का हम क्या कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हमने सिर्फ एक पोर्शन पढ़ा था। क्योंकि हमारी बैलेंस शीट क्या होती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 वर्टिकल फॉर्म में होती है। तो ऊपर क्या लिखा जाता है भी लायबिलिटीज, और नीचे क्या आता है एसेट्स। यानी कि लायबिलिटीज वाला जो पोर्शन था इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वो पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट का जो पोर्शन था एसेट साइड वाला। तो एसेट्स जो हैं उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे हम कि एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कहां कहां कितने आपके मेन हेड होंगे, कितने उसके अंदर सब हेड होंगे। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे की सारे जो डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है हमारी बैलेंस शीट की जो सेम परफॉर्मा है, कल पढ़ ही चुके हैं लास्ट वीडियो में हम। बैलेंस शीट एज ऑन दैट जो भी डेट दे रखी है आपको 31 मार्च, सेशन का नाम हमने नहीं लिखा है, पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सेम परफॉर्मा है क्योंकि ऊपर क्या आएगा आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी। जो सेकंड जो पार्ट है वो हमारा क्या होता है एसेट्स। तो एसेट्स से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी एसेट्स में जो मेन हेड है, फर्स्ट जो हमारा हेड रहेगा वो कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स का। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होती है अभी, यानी अगर कहा जाए तो जो करंट एसेट्स नहीं है वही नॉन करंट एसेट्स है भी। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, दैट एसेट्स वी कैन रियलाइज और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 1 ईयर। जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर, वो हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं भी। ठीक है, जो बिजनेस में रीसेल के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट्स है उसको भी क्या इसने 5 अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और उसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी बात कर रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये वो एसेट्स हैं भी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एसेट्स हैं जो हम क्या करते हैं बिजनेस में कंटिन्यू यूज करते हैं भी। क्या करते हैं, जो हमारे कंटिन्यूअस यूज के लिए यहां पे बिजनेस में रखी जाती हैं। यानी कि ये जो एसेट्स हैं ये रीसेल के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि हम किसको कहेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो इंटेंजिबल एसेट्स है। यानी कि ये जो नॉन करंट एसेट्स का जो मेन फर्स्ट जो सब हेड है, इसके अंदर कौन सी एसेट्स आएंगी भी, यानी वो एसेट्स जो हमारी कंटिन्यू यूज की जाती है बिजनेस में फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी। किस में यूज होंगी भी एक्टिविटी, हमारे प्रोडक्शन में की जो एक्टिविटी है प्रोडक्शन में यूज होंगी, या फिर हम बिजनेस को मेंटेन करने में, ऑफिस में, यानी कि बिजनेस को चलाने में, रन करने के लिए जो हम एसेट्स यूज करते हैं वो सारी क्या होंगी हमारी कंटिन्यू यूज होंगी फॉर द मैनी ईयर्स एंड नॉट फॉर रीसेल। और ये बार बार रीसेल करने के लिए नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन इसको भी आगे क्या है, सब पार्ट से भी आगे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इसमें 4 पार्ट्स में। तो इसमें जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको अलग अलग वर्ड्स में समझाया। पहले क्या प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करा, और फिर क्या इंटेंजिबल एसेट्स की बात करा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये क्या है आपकी, ये तो हम फिक्स है कि भी नॉन करंट एसेट्स हैं, कंटिन्यू यूज होंगी, और रीसेल में है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इनका यूज किया जाता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट में क्या आ जाता है भी, ये हमारी होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनको हम सीन कर सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं भी। ठीक है, तो प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन सी एसेट्स आ जाएंगे, ये वो फिक्स एसेट्स हैं, ये वो नॉन करंट एसेट्स हैं जिनको हम क्या, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमारे, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, वो किस में आएंगे भी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम इसके, जैसे हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, ये इसका एग्जांपल है भी। इसके अलावा प्लांट, मशीनरी, कोई भी व्हीकल जैसे कार, ट्रक, यानी कोई भी आपका व्हीकल हो सकता है भी। इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, फर्नीचर, फिक्चर्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं भी आपके पास, ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एग्जांपल्स हैं भी। ठीक है, तो समझ आ गया, ये वो नॉन करंट एसेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सीन कर सकते हैं, वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेड के अंदर दिखाए जाएंगे। हमारा फर्स्ट नोट है, यहाँ पे हम नोट दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा अभी, अब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम उनको टच नहीं कर सकते भी, ना ही हम उनको देख सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। ठीक है, यानी कि है नहीं है, देखने को तो है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन बुक्स में इनको दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री में है। जैसे क्या आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, आपने पहले ही पढ़ा हुआ, अभी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद पेटेंट्स राइट आपके पास आ जाएंगे भी,
इसके बाद आपके पास कॉपीराइट्स आ जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और क्या हो सकता है अभी, माइनिंग राइट्स हैं आपके पास। ये मोस्टली जो राइट्स हैं ये क्या हो जाते हैं आपके पास, इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा आपके पास, ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, कोई आपके पास लाइसेंस हो सकता है किसी चीज का, किसी चीज की आपके पास फ्रेंचाइजी हो सकती है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, इंटेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, और वो क्या है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो बुक्स में दिखाई जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है। तो क्या है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इसके अलावा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स आपके पास हो जाएंगे, ट्रेडमार्क्स हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला हो गया, कोई रेसिपी होगी, या फिर आपके पास कोई भी फ्रेंचाइजी होगी, कोई लाइसेंस हो गया, वो सारी सारी किसमें आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आता है, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ये फिक्स एसेट्स के केस में यूज किया जाता है, जो टेंजिबल एसेट्स हैं। अब टेंजिबल एसेट्स हैं भी जो ना तो आपकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या जाएगा कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तैयार होगी, तो फिर तो हम उसको कहां दिखाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाएंगे। लेकिन जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तब तक तो हम उसको बिल्डिंग में दिखा नहीं सकते। लेकिन उसके ऊपर क्या हमने खर्चा बहुत सारा कर दिया, जैसे उसकी लेबर का खर्चा हो गया, अभी उसका जो मटेरियल लगेगा, जैसे ब्रिक्स होगी, इसके अलावा सीमेंट हो जाती है, क्रैशर हो जाता है, या जो आपका आयरन यानी सरिया वगैरह हो जाता है, बहुत सारा आपका खर्चा होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। वो सारा खर्चा हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हुई अभी, और बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले क्या हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ जाती है। तो ये सारा का सारा जो भी हमने खर्चा किया हुआ है कहां दिखाया जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। क्लियर भी, यानी कि टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कहां दिखाई जाएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी इसी तरीके से, लेकिन ये किसके लिए वर्ड यूज होगा, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। किसके लिए था, टेंजिबल एसेट्स, ये किसके लिए होगा, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अब वही चीज आ गई, जैसे हमने क्या कर दिया अभी, पेटेंट्स हम राइट हम ले रहे हैं। अब पेटेंट्स राइट जब भी हम ले रहे हैं, तो पेटेंट्स ऐसा तो है नहीं कि हमने अप्लाई कर दिया तो डायरेक्टली हमें क्या नेक्स्ट डे हमें पेटेंट्स राइट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस होगी, और हमने लेकिन प्रोसेस में भी क्या, हमें पेटेंट सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसके लिए जो खर्चा होता है, जैसे हमारा अप्लाई फॉर्म की फीस होगी, या फिर हमारे पास रजिस्ट्रेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, या और जो अलग चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करवाएगी है, लॉयर्स की फीस है, वो सारी चीजें मिला के हमने बहुत सारा खर्चा इसके ऊपर कर दिया। लेकिन ये पेटेंट सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता तब तक तो हम इसको इंटेंजिबल एसेट्स में भी शो नहीं कर सकते। तो कहां शो करेंगे इसको, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंटल। क्लियर है, तो ये था हमारा फर्स्ट सब हेड, क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आगे भी इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा था इसने, जो हमने अभी पढ़े हैं अभी। अब नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा सब हेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात मैं करूं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, है तो इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन किसके लिए है, टाइम पीरियड क्या है, मोर देन 1 ईयर। जो इन्वेस्टमेंट हमने 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए की हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो मैटर है वो टाइम पीरियड से तो रिलेटेड है। करंट और नॉन करंट में डिफरेंस किस चीज का है, टाइम पीरियड का ही तो है ना। 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट है, 1 साल से कम टाइम पीरियड है तो क्या बोलेंगे हम उसको, करंट एसेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मोर देन 1 ईयर अगर आप इन्वेस्टमेंट का पीरियड है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, फर्स्ट कौन सी भी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जो किसी अदर कंपनी के हमने क्या खरीद रखे हैं, शेयर्स या डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी अदर कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाया हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके अलावा जो अदर जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट बच जाती हैं वो सारी की सारी किसमें आएंगी, अदर्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट होंगी। और अदर में क्या आ गया, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हो गया, जैसे हमने लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है अभी, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके प्रेफरेंस शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, पब्लिक डिपॉजिट में, या फिर आपने किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, वो सारा का सारा किसमें आएगा भी, आपका अदर्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। उसके बाद आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, अभी कल हमने किसके बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स कब क्रिएट होती है,
वहां भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक थी हमारे पास अकाउंटिंग इनकम और दूसरी क्या थी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। तो वहां पे टैक्सेबल इनकम कम थी, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी। जब आपके पास टैक्सेबल इनकम ज्यादा है भी और अकाउंटिंग इनकम से, तो उस केस में क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट से हमारा क्रिएट होता है अकाउंट। देखो यहाँ इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहाँ आएंगी। ये कहाँ आएंगे भी, आपकी जो नॉन करंट एसेट्स है उसका ये तीसरा सब हेड है। तो अकाउंटिंग इनकम जब हमारी कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे टैक्स करीब बना कितना हमारा कम, लेकिन पे कितना कर रहे हैं हम, ज्यादा पे कर रहे हैं। जब हम ज्यादा पे करेंगे, जब हम ज्यादा यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, तो इसका मतलब क्या कि हमने कुछ एडवांस टैक्स पे कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, जब हम कम पे करते हैं तो लायबिलिटी थी, अब हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो किसमें आ जाएगा, एसेट्स में। इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, अदर देन अदर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, इसके बीच में एक और रहेगा भी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। देख लीजिए, लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो लोन एंड एडवांस की जब बात करते हैं भी, तो हमने लोन्स एंड एडवांसेस यानी किसी को एडवांस दे रखा है भी पैसा, ये होगा ना कि एडवांस दे रखा है पैसा, जिसको पैसा नहीं देना चाहिए था, टाइम से पहले हम एडवांस दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस बोलेंगे। तो लॉन्ग टर्म की बात करें, जो अमाउंट आपका जो रिकवरेबल है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जो इतना एडवांस दिया हुआ है कि वो 1 साल के बाद आपका रिकवर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसमें भी दो तरीके के एडवांस आ जाते हैं, एक तो आएगा कैपिटल एडवांस में। तो कैपिटल एडवांस में क्या जाता है, कैपिटल एडवांस में आता है जब आप किसी भी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या परचेज करने के लिए भी, ठीक है, एडवांस पे कर देते हैं। जैसे आपने क्या करना है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं आप, अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 50 लाख, और उसके बदले में आपने क्या कर दिया, 10 लाख जो एडवांस लोन दे दिया, तो एडवांस पे कर दिया सामने वाली पार्टी को। अभी तक हमने लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप नहीं आई, सिर्फ हमने क्या है, एक डील की और उसमें हमने 10 लाख वहां पे एडवांस पे कर दिया। ठीक है, अब ये जो एडवांस होते हैं कैपिटल एडवांसेस, ये हमारे कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे इन फ्यूचर, ये क्या होंगे, एसेट्स में कन्वर्ट होंगे। अगर हमने 10 लाख रुपए दिए हैं किसको, लैंड एंड बिल्डिंग के ओनर को, तो वो हमें लैंड एंड बिल्डिंग देगा ना बदले में, तो ये एडवांस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन फ्यूचर, एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कभी भी दोबारा से कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हम किसी एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एडवांस दे रहे हैं, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, कोई और एसेट्स है, या आपने किसी और चीज के लिए एडवांस दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एडवांसेस। क्लियर भी। उसके बाद अदर एडवांस में क्या आता है, या इसके अलावा भी आपने कहीं पे एडवांसेस दे रखे हो, तो अदर एडवांस किस में आ जाएगा, कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपने किसको एडवांस दे दिया हो, एम्प्लॉइज को एडवांस दे दिया हो, ये भी हो सकता है कि आपने एम्प्लॉइज को एडवांस दे रखा अपना 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए एडवांस पेमेंट दे दी, उनको सैलरी दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। या फिर क्या हो सकता है, आपने अपने जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो जहां से हम गुड्स सप्लायर्स हमारे जहां से गुड्स परचेज करते हैं, वो हमारे सप्लायर, उनको हमने क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी, 1 साल से ज्यादा टाइम तक की एडवांस पेमेंट कर दी, तो वो किस में आएगा भी आपका, वो भी लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि एडवांस दिया आपने सप्लायर्स को, 4 महीने का एडवांस दिया, किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। आपने 2 साल का एडवांस दे दिया, किसमें आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में। फर्क तो टाइम पीरियड का, ये चीजें दोनों में कॉमन है बहुत सारी, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से वो एडजस्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भी क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा कौन सी आपकी नॉन करंट एसेट्स बच जाते हैं भी, जो आपने यहां तक नहीं लिखे। अब देखो, अदर नॉन करंट एसेट्स में वो सारी एसेट्स आ जाएंगी भी जो यहाँ कवर नहीं हुई, यानी कि ना तो वो प्लांट एंड मशीनरी में आई, ना आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आई है, ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, डेफर्ड टैक्स, लोन एंड एडवांस, किसी में नहीं आई। तो अब वो कहाँ आएंगी, अदर नॉन करंट एसेट्स में। अदर नॉन करंट एसेट्स में कैसे हो जाएंगी, जैसे हमने इसमें आ जाएगा, तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया भी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि आप कभी भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी कनेक्शन लेते हैं, यानी कि अप्रूवल लेते हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का जब आप कनेक्शन लेते हैं, तो आपसे पहले सिक्योरिटी अमाउंट फिल करवाया जाएगा। यानी मान के चलिए आपका कोई कनेक्शन है डोमेस्टिक, उसके ऊपर आपको 5,000 जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी की आपने डिपॉजिट कर दिए। अब ये 5,000 है, गवर्नमेंट ने डिपॉजिट कर लिए, ये कब आपके रिफंड होंगे भी, जब आपके पास, जब आपका कनेक्शन आप रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं कनेक्शन को, और तो उस जब आप कनेक्शन वापस कर देते हैं उस कंपनी का या उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो तब तक वो पैसा जब आप कनेक्शन छुड़वा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा।
टेलीफोन लैंडलाइन के जो टेलीफोन वो है भी आपके कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन है, वहां पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां से आपसे सिक्योरिटी फिल करवाई जाती है। वो कब तक है? जब तक आपका टेलीफोन कनेक्शन है तब तक आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे आपने कनेक्शन हटवा दिया तो आपकी सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। आप वाटर कनेक्शन ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो वो सारी चीजें क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है, और वो 1 साल से लंबे टाइम के लिए, क्योंकि जब तक हमारी एसेट चलेगी, हमारा कनेक्शन है, तब तक वो चीजें क्या रहेंगी, हमारी एसेट डिपॉजिट रहेंगी। तो वो इन फ्यूचर रिकवर होने के चांसेस, इसलिए उसको किस में दिखाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा सकते हैं। या कोई ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, हमने किसी को उधार दे दिया अभी, ठीक है, यानी कि डेटर्स है हमारे 2 साल के उधार पे दिया हुआ है 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, वो भी क्या आ जाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है भी? तो ये थी हमारी क्या, नॉन करंट एसेट्स का जो हमारा मेन हेड था, उसके सारे सब हेड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, करंट एसेट्स के बारे में, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या होती है, ठीक है। अब आप क्या पढ़ेंगे, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स होती क्या है, यानी वही चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट इन कैश या इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर हम किसको क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्या होगा, 1 ईयर की बजाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो हमने कल भी पढ़ा था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, वो चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, जब हमारा जो कैश है वो दोबारा से हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होता है। जैसे क्या था कि हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल हमने जब परचेज किया तो एज ए रॉ मटेरियल की फॉर्म में 3 महीने पड़ा रहा अभी, फिर हमने उसको गुड्स प्रोसेसिंग में डाला, फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने में 2-4 महीने हमारे वहां लग जाते हैं। उसके बाद क्या है, फिर हमने उसको फिनिश गुड्स की स्टॉक की फॉर्म में रखा, ठीक है, 2-4 महीने वहां लग जाते हैं, फिर हमने उसको सेल कर दिया ऑन क्रेडिट, तो 2-4 महीने वहां लग जाते हैं। तो हमारा जो ये टाइम पीरियड है, जैसे डेटर्स हमें पैसा देंगे, तो हमने जो स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट किया था वो हमें कब मिला भी, जब डेटर्स से पैसा आया। तो इसमें एक प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, 1 साल भी लग सकता है, 1 साल से ज्यादा भी होता है, कुछ एक बिजनेस में कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोला जाता है उसको। तो करंट एसेट्स कौन से हैं, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। अब करंट एसेट्स में भी हमारे अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट क्या आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो करंट इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट है तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसमें की गई है, विद इन, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, लेस देन 1 ईयर। यानी कि यहाँ तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो वही है जो पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो लेस देन 1 ईयर। इस इन्वेस्टमेंट को हमने जो है 1 साल के कम टाइम पीरियड के लिए हमने इसको इन्वेस्ट किया हुआ है पैसे को, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन आपकी करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। किसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, कहीं भी हो सकती है, जहां भी आपको लगे, बस क्या टाइम पीरियड उसका क्या होना चाहिए, 1 साल से कम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होता है, यानी कि स्टॉक। जब हमारे पास कुछ गुड्स जो है वो अनसोल्ड है, यानी कि अभी बिजनेस में ये अनसोल्ड स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोला जाता है अभी नॉर्मली। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है अभी, रॉ मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ वो इन्वेंट्री के अंदर आएगा भी। इसके अलावा और किस किस का स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक हो सकता है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा भी गुड्स है जो ना तो अभी रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ना वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है ये चीजें, ठीक है। जैसे कि आगे शुगर केन से हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तो जब शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच की जो प्रोसेस है, वहां पे ना तो शुगर प्रिपेयर है, ना वो गन्ना है, ना वो चीनी है, तो बीच की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग प्रोसेस, वहां भी स्टॉक पड़ा होता है। इसके अलावा फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स क्या होता है, जो हमारे पास गुड्स प्रिपेयर हो चुके हैं, फिनिश गुड्स हैं, उसका भी स्टॉक हमारे पास पड़ा, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। इसके अलावा और क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, यानी कि ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस में होता है, ठीक है। यानी कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पार्ट हो गए, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक फिनिश गुड्स का ही परचेज करते हैं, फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, तो वहां पे जो स्टॉक पड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें अभी हमारे पास जो पड़ी होती हैं, जैसे हमारे पास लूज टूल्स हो जाते हैं, ठीक है,
स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो जाते हैं भी। इसके अलावा और कौन सी चीजें आपके पास हो सकती है, तो ये चीजें आपके पास किस में आएंगी, इन्वेंटरीज का पार्ट होते हैं। ठीक है, आपके पास लूज टूल्स हैं, आपके पास स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सारे किसका पार्ट होता है, इन्वेंटरीज का पार्ट होता है, क्योंकि अभी ये रीसेल नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, तो ये इन्वेंटरीज का पार्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड सब हेड हो गया करंट एसेट्स का। उसके बाद आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल। देखिए उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, देखो ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीजें आती हैं, एक क्या आता है डेटर्स और दूसरा क्या आता है बीआर। दो ही चीजों से मिलकर हमारा ट्रेड रिसीवेबल बनता है, एक डेटर्स और एक बीआर। तो डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है, हमारा गुड्स सेल किया है, वो क्या होते हैं अभी हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं डेटर्स। और बीआर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। जब इन्हीं डेटर्स से हम बदले में क्या लेते हैं, एक गारंटी के तौर पे एक बिल्स रिसीवेबल ले लेते हैं, तो हमारे पास जब बिल आ जाता है तो हमारे डेटर्स नहीं बचते वो, तो हमें बिल लेना, वो हम बीआर को एसेट्स मान लेते हैं, डेटर्स को वहां से बुक से हटा देते हैं। तो दोनों ही हैं तो वही लोग जिनको हमने क्रेडिट किया है, गुड्स ऑन क्रेडिट में सेल किया है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जिनको हमने उधार में माल बेचा है और वो लोग या उनसे अगर बिल मिल चुका है तो वो बीआर में अकाउंट हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमारे पास चौथा है कैश एंड इक्विवेलेंट। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, एक तो जो कैश के बराबर मानने जाने वाली टर्म है, तो कैश के बराबर किसको मानेंगे, एक तो कैश को ही माना जाएगा, कैश इन हैंड जो हमारे पास, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आना चाहिए भी। एक क्या जाएगा कैश एट बैंक, बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी हमारा कैश के बराबर ही मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चेक्स वगैरह हो गए, चेक हो जाता है हमारे पास, यहाँ ड्राफ्ट हमारे पास हो जाता है। ठीक है, चेक है, ड्राफ्ट है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये सारी चीजें किसका पार्ट है एक्चुअली, ये हमारे पास भी किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं हमारे पास। यहाँ यही तीन चीजें आपको बता रखे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ड्राफ्ट, यहाँ चेक वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं, चेक्स हो सकते हैं। ये किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ये कैश के बराबर मानने जाने वाली टर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अभी हम, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या पढ़ेंगे हम, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आएंगी तो वही चीजें ना इसके अंदर कि लोन एंड एडवांसेस क्या होता है कि हमने किसी को एडवांस पे कर रखा है, लेकिन ये वो अमाउंट है जो हमें उम्मीद है कि क्या हो जाएगा, रिकवरेबल इन 1 ईयर, जो हमें रिकवर हो जाएगा किसमें, 1 साल में रिकवर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे भी, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको या तो 1 साल के अंदर वो रिकवर हो जाए, या फिर कहाँ आ जाए वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो भी हमारा है, 15 महीने का, 12 का, 8 का, उस पीरियड के दौरान अगर हमें वो रिकवर हो जाने की उम्मीद है तो रिसीवेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। और ये कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट की जो करंट एसेट्स का मेन हेड है उसके छठे सब हेड में उसको दिखाया जाएगा। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा भी, वो सारी करंट एसेट्स जो अभी तक नहीं आई, यानी कि वो एसेट्स जो किसमें नहीं आई है अभी, ना तो आपके इन्वेस्टमेंट में आई है, ना इन्वेंट्री का पार्ट है, ना ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, ना आपका वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, और ना वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का पार्ट है। तो उनको कहां लिखेंगे हम, अदर करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या हो जाएगा अभी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चाहे वो प्रीपेड सैलरी है, चाहे वो प्रीपेड रेंट है, चाहे वो प्रीपेड इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये करंट अदर करंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स का पार्ट है भी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीवेबल, क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी डिविडेंड मिलना है भी, ठीक है, ड्यू हो चुका है, मिला नहीं है, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो मिला नहीं है, वो हो सकता है भी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हो सकता है भी, एडवांस
पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी किस में आएगा अभी, अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, तो ये हमारा आज का था डिस्क्रिप्शन किसका, एसेट साइड बैलेंस शीट की शेड्यूल, कंपनी की जो बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। आज हमने उसका जो पार्ट पढ़ा है वो एसेट्स वाला जो पार्ट है वो आज हमने एक्सप्लेन किया, और इसमें आप उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको इजीली समझ आ गई होंगी। ठीक है, बैलेंस शीट में ये चीजें लिखी जाएंगी भी, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन इसी वे में पूछे जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टॉक इन ट्रेड कहां पे ट्रेड करोगे। अब स्टॉक इन ट्रेड किसका पार्ट होगा, इन्वेंटरी का, और इन्वेंटरी किस में आती है, करंट एसेट्स में। तो क्या लिखोगे, मेन हेड क्या है, करंट एसेट्स, सब हेड क्या है, इन्वेंटरी, यहां पे लिखा जाएगा। क्लियर है। अब आपको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां पे आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, अदर करंट एसेट्स, सब हेड है भी, और मेन हेड क्या होगा, करंट एसेट। इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आपसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट पूछ लिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहां आया था, हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आया था। ठीक है, यानी सब हेड, मेन हेड कौन सा है, नॉन करंट एसेट, सब हेड कौन सा हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको एक एक चीज बताएगी कौन कौन से हेड में, कौन कौन से सब हेड में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या उनके मीनिंग है। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे कवर होती है। एक और चीज इसके अंदर है भी जो आपको बताने की है, वो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये होती है कि ये वो लायबिलिटी है भी जो पे करनी भी पड़ सकती है और पे नहीं भी करनी पड़ सकती। यानी क्लियर नहीं है कि लायबिलिटी नहीं है, ये नहीं है कि लायबिलिटी है ही है कि पे करना है, लेकिन इसको इन फ्यूचर पे कर भी सकते हैं, इनको नहीं भी पे कर सकते हैं, अराइज भी हो सकते हैं। यानी कोई पार्टिकुलर इवेंट अगर होता है तो ये लायबिलिटी क्रिएट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, भी कोई भी आपको क्लेम पे करना पड़ जाए, क्या लिख सकते हैं, क्लेम पे करना पड़ जाए, जो क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट तो नहीं है, यानी कि वो डेप्ट का पार्ट नहीं है, यानी कि हमने जो लोन लिया हो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पे करना पड़ सकता है किसी पार्टी को। जैसे क्या हो सकता है कि हमारे पास भी हमारी कंपनी के ऊपर किसी कस्टमर ने केस किया हुआ है, हमारे पास कोई कस्टमर था और उसने क्या कर दिया, हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया अभी, तो वहां पे कंज्यूमर कोर्ट में अगर कंज्यूमर वहां पे केस विन कर जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लेम पे करना पड़ेगा। और अगर कंपनी विन कर जाती है तो क्लेम नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है कि आप इसको पे कर भी सकते हैं और इसको आप पे नहीं भी कर सकते, दोनों ही चीजें हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हो गया बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब ये किसकी बात कर रहा है, कह रहा है बी आर हमने डिस्काउंट करवाए, क्या करवाया, बी आर को डिस्काउंट करवाए अभी, बट येट नॉट टू बी पेड। बी आर डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है कि बी आर में हमने मिलना तो था 3 मंथ के बाद भी, उसकी जो मैच्योरिटी डेट थी वो 3 मंथ के बाद थी, लेकिन आज हमें पैसा चाहिए तो हमने उसको डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, ये तो पता है डिस्काउंट क्या होता है कि हमने पहले बैंक से पैसा ले लिया उस बी आर के बदले में, कुछ भी इंटरेस्ट काट, डिस्काउंट चार्जेस काटने के बाद, लेकिन जब तक ये 3 मंथ तक, यानी कि जिससे हमने पैसा लेना था जिस भी डेटर से, अगर जब तक उसने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का पार्ट है कि अगर वो पेमेंट कर देगा 3 मंथ के बाद फिर तो हमें कुछ नहीं देना, हमारे पास पैसा आ चुका अपना। लेकिन अगर वो पे नहीं कर पाता 3 मंथ के बाद तो बैंक का पैसा किसने वापस करना, हमने वापस करना है ना, नहीं कंपनी ने वापस करना है। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, हो भी सकती है, किस इवेंट के ऊपर डिपेंड है, पेमेंट होगी तो नहीं पे करना, पेमेंट नहीं हुई तो फिर पे करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, यानी कि सिर्फ डिविडेंड्स है जो एस्टिमेटेड है भी प्रपोज किया हुआ है लेकिन पे नहीं करा, वो भी आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो सकती है। या कोई भी गारंटी कोई कंपनी को दे दे, जैसे क्या कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भी, ठीक है, कंपनी क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट पे 1 ईयर की गारंटी दे रही है अभी। अब 1 ईयर की गारंटी में अगर प्रोडक्ट ठीक ठाक चलता रहा तो कोई क्लेम पे नहीं करना, कोई लायबिलिटी है नहीं है। लेकिन अगर वहां पे क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है बीच में या कोई भी उसके साथ मिसहैपनिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, आपको जो उसके बदले में प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा या कोई भी जो क्लेम है वो आपको पे करना पड़ेगा कंपनसेशन। तो ये आपकी क्या हो जाती है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट के नीचे आपको शो करनी होती है एज ए नोट्स टू अकाउंट। आप इसको नोट्स के तौर पे दिखाओगे, ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती है, ये बैलेंस शीट से बाहर होती है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इन 2 वीडियो में अगर आप इनको अच्छे तरीके से देख पाते हैं तो आपके जो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपका रहेगा। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो चीजें हैं ये 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
कन्फर्म हो जाएंगे अगर आप इसको डीपली पढ़ के जाते हैं। मतलब सिर्फ ये वीडियो भी देखते हैं तो आपके इस चैप्टर के 4 मार्क्स आपके पक्के हैं भी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।